हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारत स्किल क्वेश्चन बैंक ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के लिए। टोटल 10 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन कौन से 101 से लेके 110 तक। पहले के जो 100 क्वेश्चन हम 10 सेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और 11वां ये सेशन है। तो इस सेशन में भी पहले की तरह हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूरे डीप के अंदर कि क्या उसका मतलब बनता है, क्या ऑप्शन का मतलब बनता है और ये सब कुछ। तो आप सभी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए। जितने भी ग्रुप्स है सभी में लिंक शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी क्लास को ज्वाइन कर सके। तो मेरा नाम है सचिन सैनी और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी आपकी नोटिफिकेशन है वीडियोज के वो आपको मिलते रहें। और कल कुछ स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर क्लास की टाइमिंग क्या है। क्लास की टाइमिंग 5 बजे है। ठीक है, तो शाम 5 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है, आप ज्वाइन कर लिया कीजिए। सो बात करते हैं क्वेश्चंस की। सेशन ये 11वां है। 10 सेशन हम कंडक्ट कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे मैंने बताया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको लाइव चैट बॉक्स में रिप्लाई करने के लिए क्या इसका राइट आंसर आएगा। तो आपने यही ऐसी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस का राइट आंसर देना है और एक्सप्लेनेशन अगर आप हो सके तो उसकी एक्सप्लेनेशन दोगे क्यों इसका राइट आंसर आएगा, ताकि आप अच्छे से उस चीज को रिवाइज कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। ठीक है। और एक चीज और, अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए और जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको नोट कीजिए ताकि आपके एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन करने में आसानी हो और वैसे आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहे। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द क्लासरूम मैनेजमेंट रूल्स डिस्क्राइब एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, निम्नलिखित कक्षा प्रबंधन नियमों में से कौन छात्रों से अपेक्षाओं का वर्णन करता है। ऑप्शंस आपके पास, क्लियरली स्टेटेड, रीजनेबल, इनफोर्सेबल या जनरल। तो क्वेश्चन को समझिए, विच अमंग द फॉलोइंग क्लासरूम मैनेजमेंट रूल्स, विच अमंग द क्लासरूम मैनेजमेंट रूल्स डिस्क्राइब एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है, उसके हिसाब से कौन सा डिस्क्राइब करता है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट की स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको बता दिए मैंने। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए क्या इसका राइट आंसर आएगा। सो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा क्लियरली स्टेटेड। ठीक है, क्लियरली स्टेटेड इसका राइट आंसर आएगा। तो देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से क्या होता है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, जो भी उनको प्रॉब्लम है वो सही रूप से कहे, स्पष्ट रूप से कहे। ठीक है, कि जो भी प्रॉब्लम उनको आ रही है क्लास के अंदर कि वो जल्दी नहीं आ पा रहे कॉलेज, ठीक है, मतलब जो अटेंडेंस है उसकी कम हो जा रही है उसकी वजह से, लेट आने का कारण क्या है, उनको क्लासरूम के अंदर कुछ समझ नहीं आता उसका रीजन क्या है, या फिर क्लासरूम में जो अदर स्टूडेंट वो परेशान तो नहीं कर रहे। तो ये सब चीज, कोई भी प्रॉब्लम होने, ठीक है, ठीक तरह से क्लास चले, कोई भी प्रॉब्लम है, चीज समझ नहीं आ रही, व्हाइट बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा, या फिर जैसे स्टूडेंट ज्यादा हो गए, बच्चे बहुत पीछे, आवाज नहीं आ रही टीचर की, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है बच्चों से कि वो साफ तरीके से कहें कि क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो क्लियरली स्टेटेड इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए पीओटी में ना काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड नहीं होंगे, जैसे, ठीक है, मतलब जिनको आप सिर्फ समझ सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन है। और पीओटी में क्या है भारत स्किल में कि जैसे जैसे जो वर्डिंग निम्मी की बुक में दी हुई है सेम वर्डिंग यूज की गई है भारत स्किल क्वेश्चन बैंक के अंदर। अगर उसके अंदर निम्मी की बुक में लिखा गया है क्लियरली स्टेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ ना, देखो, क्लासरूम मैनेजमेंट रूल, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट, अगर ये उसमें लिखा हुआ है निम्मी की बुक में तो भारत स्किल क्वेश्चन बैंक में भी सेम लाइन लगा दी गई है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। एक तो मतलब क्वेश्चन थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि जिनको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो आपने थोड़ा इनको अच्छे से देखना है क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करना है कि क्या इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, रट्टे नहीं मारने किसी ने, पहला मैं बता दूं,
हो सकता है आपको काफी आपके टीचर्स होंगे, काफी आपके प्रोफेसर्स होंगे, ट्रेनिंग ऑफिसर्स होंगे जो आपको बता दिया कि आईटीआई कब शुरू हुई, ठीक है, मैस्लो ने हायरार्की कब बनाई, या फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कब शुरू हुई, ऐसे करके कुछ ना बताएंगे आपको कि 1950 में यह हुआ, 1950, 56, 98, ऐसा करके कुछ आपको बताना शुरू करेंगे। 1985 कब आपकी इग्नू स्टार्ट हुआ, ठीक है। रट्टे नहीं मारने आपने। मेरी क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमेशा ही यही रहा है। अगर मैं मान लो एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसके ऊपर अपने 5 मिनट वेस्ट करता हूँ, एक क्वेश्चन लिया मैंने, 5 मिनट उस पर पढ़ा रहा हूँ आपको, चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हमेशा से यही रहा है मेरा ऑब्जेक्टिव कि बच्चों को चीज समझ आए, क्या उसका रियल मीनिंग है। रट्टे तो कोई भी मार लेगा ना, फिर क्लास में आने की क्या जरूरत है। अगर मैंने रट्टे ही मरवाने हैं आपको, रोट लर्निंग करवानी है। रोट लर्निंग क्या होती है, ये देखिए आपके सिलेबस में है, देखो चीज। रोट लर्निंग क्या होती है कि किसी भी चीज को, एक तरीका होता है रोट लर्निंग, किसी भी चीज को आसानी से याद रखने का, ठीक है, सिर्फ याद रखने का, ना कि उसको समझने का। आप याद तो रख लेंगे चीजों को, आपने पाइथागोरस थ्योरम ना याद रट ली है, ठीक है, आपके जो साइन थीटा कोस थीटा जो भी थे आपने रट लिए। जैसे आपने होगा ना पंडित बद्री प्रसाद ऐसा कुछ करके ना, ऐसा कुछ आपको बता दिया जाता है, बेस, हाइट और ऐसा हाइपोटोनस करके आपको एच बी बी कुछ करके बता दिया जाएगा, हिंदी में अलग बता दिया जाएगा, इंग्लिश में अपने तरीके से रटा दिए जाएंगे। आप रट तो उस चीजों को जाओगे, लेकिन अगर आप उनको शुरू से ही समझने की कोशिश नहीं की, तो आप बस उनको रटते ही रह जाओगे, कभी उन चीजों को समझ नहीं पाओगे रियल में उसका मीनिंग क्या बनता है। जब आपको उनका पूरा मीनिंग पता होगा कि भैया ये इसका मतलब बनता है, तब चीजों को ज्यादा समझ पाओगे, तभी आप थोड़ा आगे बढ़ पाओगे। जब चीजों को पूरी तरह से समझ जाते हो ना, तब आप क्या करते हो कि हाँ भाई ये पूरी चीज मेरे को थ्योरी समझ आ गई है, अब प्रैक्टिकल मुझे करना है। जब तक आपको थ्योरी किसी चीज की समझ आती है, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, ठीक है। एक तुक्का लगाना कि ये चीज ऐसे हो जाएगी, वो अलग चीज है। एक मतलब पूरे प्रोसीजर के साथ कोई काम करना, सारी चीज की सूझबूझ होना, समझ बूझ होना बेहद जरूरी है कोई भी काम ढंग से करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप कोई चीज का रट्टा मारें, ठीक है, कि हाँ भैया सर इनको याद कैसे रखें, क्योंकि पिछली बार भी काफी क्वेश्चंस आए मेरे पास, मैंने जब इंपॉर्टेंट डेट्स बताई, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट बताई, इंपॉर्टेंट मैंने फुल फॉर्म्स बताई, तो कहते हैं सर इनको याद रखने का कोई तरीका बताइए। तो देखिए याद रखने का कोई तरीका नहीं है, याद रखने का मेरे पास जो तरीका वो यही है कि आप चीजों को समझे अच्छे से। जैसे आपको याद रखना है कि डीजीटी की स्थापना कब हुई, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1940 के अंदर जो वार टेक्नीशियन थे उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। उसके बाद ये 10 साल सिलसिला चला है, ठीक है, अलग अलग स्कीम्स में इनको कन्वर्ट करते गए, साल भर साल, मतलब 2 साल बाद, 3 साल बाद। 1947 में उसका नाम कुछ चेंज कर दिया। 1950 में डीजीटी को फिर बनाया गया कि आप आईटीआई चलाओ, ठीक है, या फिर आप जो एनसीवीटी है उसको चला बनाओ, ठीक है। तो ये सब चीज, तो जब तक आप मतलब एक चीज एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जब आप इंग्लिश जब थे, आप 10th में थे, प्लस 2 में थे, तब आप इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे उनको कैसे आंसर करते थे। क्या आप उनको मतलब सिर्फ क्वेश्चन से ही पढ़ के सीधा रट चेप के आते थे। यही हुआ ना, अगर मान लो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मतलब ये क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसको पढ़ लिया, जाके आप एग्जाम में जो सेम टू सेम सारी वर्डिंग चेप आए। क्या ये आपका तरीका था, या फिर आपने क्या किया कि जो जो आपका चैप्टर है उस पे आप गए, उसको पढ़ा, ठीक है, चैप्टर को पूरा पढ़ा, उसको समझा, और उसके बाद आपसे पूछा गया कि पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब किए। ये तो आप अपने वर्ड्स के अंदर भी डिस्क्राइब कर सकते हो ना उनको, तो जरूरी तो नहीं है कि सेम वर्डिंग आपने यूज करनी है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो आप अपने कन्वीनियंस के लिए यूज कर सकते हो, जो आपको ज्यादा अच्छे लगे कि ये वर्ड यूज होना चाहिए वहां पे, वैसे भी आप लिख सकते हो। तो आपको पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। मेरा हमेशा से यही रहा था कि मैं पूरी स्टोरी पढूं, फिर मुझे मतलब नहीं कि लास्ट के अंदर जो क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या आंसर दिया गया। स्टोरी मुझे पता है तो स्टोरी में डिस्क्राइब कर दूंगा, और उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आते थे, बड़ी आसानी से हम आंसर कर सकते हैं। तो यही चीज है। अगर हम मैं एक लेसन आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर पूरा पढ़ा रहा हूँ, तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो आपने किसी के बहकावे में नहीं आना है।
रट्टे कभी नहीं मारने, ये याद रखना। रट्टे मारे हुए भूल जाओगे, थ्योरी पढ़ी हुई कभी नहीं भूलोगे। थ्योरी पढ़ी हुई हो सकता है कि आप 80% तक याद रखो, लेकिन वो 80% भी आपकी बहुत कारगर रहेगी। रट्टे मारे हुए कभी काम नहीं आएंगे जिंदगी में, कभी आगे नहीं पढ़ पाओगे। एग्जाम पास कर लोगे, 99% ले आओगे, जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। रट्टे मत मारना कभी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस लर्निंग यूजेस विच ऑफ द टूल्स टू शो लाइव पिक्चराइजेशन। अब बात की जाए डिस्टेंस लर्निंग की। डिस्टेंस लर्निंग यूजेस विच ऑफ द टूल टू शो द पिक्चराइजेशन। अब आपसे पूछा जा रहा है तो डिस्टेंस लर्निंग के अंदर कौन सा टूल यूज किया जाता है टू शो लाइव पिक्चराइजेशन। लाइव पिक्चराइजेशन जैसे कोई ऑडियो कोई वीडियो दिखाने के लिए कौन सा टूल यूज करता है डिस्टेंस लर्निंग। ऑप्शन है आपके पास, ऑडियो, एनिमेशन, वीडियो या सिमुलेशन। तो चार ऑप्शन आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर आएगा। सो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा वीडियो। डिस्टेंस लर्निंग के अंदर कौन सा ऐसा टूल है जो शो करने के लिए बना है, क्या, लाइव पिक्चराइजेशन। पिक्चराइजेशन क्या होता है, इसमें आप थोड़ा समझिए इसको। हम देखते हैं क्वेश्चन, जो वर्ड है ये पिक्चराइजेशन, पिक्चर। ठीक है, अगर हम यहाँ लगा दे, ई लगा दे तो क्या आ जाएगा, पिक्चर आ जाएगा ना, पिक्चर बन जाएगा। पिक्चर क्या होती है, कोई भी चीज देखना। ठीक है, क्या हम ऑडियो से कोई चीज देख सकते हैं, नहीं देख सकते। एनिमेशन, क्या हम एनिमेशंस का यूज करते हैं डिस्टेंस लर्निंग में, हम नहीं करते। सिमुलेशन का यूज करते हैं डिस्टेंस लर्निंग में, नहीं करते। किसका यूज करते हैं, वीडियो का। ठीक है, वीडियो कैसी डिस्टेंस लर्निंग में, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, ये जो क्लास हमारी चल रही है उसका, अभी ये जो वीडियो आपकी यूट्यूब पे प्ले हो रही है वो आपको दिखाई दे रही है ना, मतलब उसमें क्या हो रहा है, उसके अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है, जो आंसर्स है उनकी फोटोज आ रही है, तो ये होती है लाइव पिक्चराइजेशन। जो पिक्चर लाइव चलना, एक तरह की जो वीडियो होती है वो। तो यूट्यूब पे आप वीडियो ही देख रहे हो ना, भले वो लाइव क्लास चल रही है, भले वो रिकॉर्डेड क्लास है, भले वो वैसे अपलोड की हुई है, कुछ भी है तो वो वीडियो ही ना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, वीडियो। सो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए इंस्ट्रक्टर यूजेस द इंटरनेट। एक प्रशिक्षक इंटरनेट का प्रयोग करता है। तो देखिए ऑप्शंस आपके पास, टू शेयर द नोट्स अमंग द स्टूडेंट्स, अलाउ स्टूडेंट टू टॉक टू देयर फ्रेंड्स, फॉर मेकिंग हिज लाइफ प्लान, टू रिपेयर हिज हाउस। तो एक चीज समझिए, एक इंस्ट्रक्टर और एक इंडिविजुअल, एक इंसान दो होता है। ठीक है, मैं आपके सामने एक इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं अपने घर में एक इंडिविजुअल हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का हस्बैंड हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की बात की जा रही है। हर इंसान अपनी लाइफ में दो दो तीन तीन भूमिकाएं निभाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप घर में हो उतने प्रोफेशनल, सॉरी, जैसे आप ऑफिस में उतने प्रोफेशनल घर नहीं रह सकते, और जितने फ्रेंडली आप घर के अंदर हो उतने प्रोफेशनल, उतने फ्रेंडली घर में नहीं रह सकते। वहां आपको, सॉरी, ऑफिस में रह सकते, ऑफिस में आपको प्रोफेशनल बनना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल और एक एक प्रोफेशनल में दो डिफरेंसेस होते हैं। एक इंसान को दोनों ही भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो दो तीन तीन भूमिकाएं भी निभाते हैं, कोई तीसरा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, कोई लीडर है, कोई किसी का क्लास का सीआर हो गया। वो क्या है भैया, घर में तो एक बेटा ही है ना किसी का, या किसी का भाई है। अब कॉलेज में जा रहे तो स्टूडेंट भी है, और साथ ही साथ टीचर्स के लिए वो स्टूडेंट है, और बाकी आपके क्लासमेट्स के लिए वो आपका लीडर है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है जो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दो दो तीन तीन का भूमिकाएं यहाँ हो गई। तो यहाँ बात की जा रही है एन इंस्ट्रक्टर यूजेस इंटरनेट। अब जो प्रशिक्षक है वो इंटरनेट का यूज क्यों करता है। मैं अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी काम करूं, मैं भले चैटिंग के लिए करूं, अपने फ्रेंड से बात करने के लिए करूं, कोई भी काम कर सकूं, लेकिन आपसे पूछा गया कि इंस्ट्रक्टर, एज इंस्ट्रक्टर मैं इंटरनेट का यूज क्यों करूंगा। तो वही आपने आंसर देना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 10 सेकेंड का टाइम आपके पास। 1 2 3 4, क्या इसका राइट आंसर आएगा। ओके, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट वाला।
टू शेयर द नोट्स अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, टू शेयर द नोट्स अमंग द स्टूडेंट। एक इंस्ट्रक्टर यूज क्यों करता है इंटरनेट का? तो देखिए, जो टीचर है उसने पढ़ा दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो आपके नोट्स हैं, लेसन प्लान है, हो सकता है कि जरूरी तो नहीं ना कि उसने अपने व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाया हो सकता है किसी ने पीपीटी से पढ़ाया हो सकता है किसी ने इंटरनेट का यूज करके पढ़ाया हो सकता है एनिमेशन वीडियो जितने भी टूल्स हैं, जितने भी डिजिटल टूल्स हैं, उनका यूज करके आपने पढ़ाया। जैसे मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास ओवर हो जाएगी, उसके बाद जो पीपीटी मैं आपको शेयर करूंगा तो ये नोट्स ही हुआ ना। तो मैं इंटरनेट का यूज किस लिए कर रहा हूँ? आपको टीच करने के लिए, आपको नोट्स शेयर करने के लिए। अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता कि पढ़ाने के लिए, डिस्टेंस लर्निंग यूज करने के लिए, तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन इन ऑप्शंस को देखते हुए हमने सिलेक्ट किया फर्स्ट वाला, टू शेयर द नोट्स अमंग द स्टूडेंट। बाकी क्या क्या ऑप्शंस है? अलाउ स्टूडेंट टू टॉक टू देयर फ्रेंड्स। क्या भैया इंटरनेट इसलिए यूज करता है इंस्ट्रक्टर कि बच्चों को कह दे कि अपने फ्रेंड से बात कर लो। आप कॉलेज के अंदर बैठे हो, आईटीआई के अंदर हो, आप एनएसटीआई के अंदर हो, फ्री वाईफाई लगा हो कॉलेज की तरफ से, पासवर्ड दे दिया सबको, बातें करो अपने फ्रेंड से, वीडियो कॉल करो, व्हाट्सएप पे चैट करो, फेसबुक पे करो, कहीं भी करो। सो तो ये इंस्ट्रक्टर इसलिए यूज नहीं करता इंटरनेट को कि बच्चों को कह दे कि भैया इंटरनेट अपने फ्रेंड से बात करो, ठीक है। उसके बाद फॉर मेकिंग हिज लाइफ प्लान। तो देखिए, अब इसमें क्या कहा है? अपने जीवन की योजना बनाने के लिए। जैसे मैंने बताया कि एक इंसान अपने जीवन में दो दो तीन तीन भूमिकाएं निभाता है, तो एक इंस्ट्रक्टर क्या अपना लाइफ प्लान बनाने के लिए इंटरनेट का यूज करेगा? एक इंस्ट्रक्टर किससे रिलेटेड है? एक इंस्ट्रक्टर एक टीचर किससे रिलेटेड? स्टूडेंट से रिलेटेड है ना, स्कूल से रिलेटेड है, तो हम उसी की बात करेंगे, हम उसके पर्सनल लाइफ में क्यों जाएंगे? ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन, टू रिपेयर हिज हाउस। तो ये भी सेम चीज आ गई कि वो एक इंडिविजुअल है, वो अपना घर का काम करवाने के लिए यूज कर सकता है, लेकिन एक इंसान कर सकता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर है, एक इंडिविजुअल है, वो यूज करेगा, लेकिन इंस्ट्रक्टर तो यूज नहीं करेगा ना। वो तो स्टूडेंट के साथ नोट्स वगैरह शेयर करने में, क्लासेस वगैरह शेयर करने में, या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल शेयर करने में यूज करेगा। ऐसे वो जो इंटरनेट उसका यूज नहीं करेगा, जो अपना उसका पर्सनल काम। तो ये चीज आपको समझनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, अमंग द फॉलोइंग ट्रेड लीडरशिप सोशल इंटरेक्शन फ्रॉम द लीडर आर डिस्क्राइब्ड बाय डैश ग्रुप। तो आपसे पूछा जा रहा है, अमंग द फॉलोइंग ट्रेट लीडरशिप, जो लीडरशिप के ट्रेट होते हैं सोशल, ये देखिए जितने भी ऑप्शन है सारे आपके, देखिए जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे लीडरशिप ट्रेट है, लीडरशिप के लक्षण है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन फ्रॉम द लीडर आर डिस्क्राइब्ड बाय डैश ग्रुप। जो सोशल इंटरेक्शन होता है लीडर्स के द्वारा, वो किससे डिस्क्राइब करवाया जाता है? क्या वो उसकी पर्सनैलिटी से डिस्क्राइब होगा, क्या डेमोग्राफिक से होगा, क्या टास्क कॉम्पिटेंस से होगा, या फिर इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट से होगा? तो ये आपने आंसर करना है, 10 सेकंड का टाइम आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट, पारस्परिक विशेषता। इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं? लीडरशिप, ठीक है, मोटिवेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क, केयरिंग एंड एक्टिव लिसनिंग। जैसे मैंने कल बताया था, एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ आपके स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो आप उनको बोल भी रहे होंगे, ठीक है। जब तक आप उनको उनका नाम लेके ना बोलोगे, तब तक वो सुनेंगे नहीं, मतलब उनको लगेगा कि हाँ सबसे बोल रहे हैं, मुझे ज्यादा खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो एक्टिव लिसनर्स नहीं होते। और काफी आपके स्टूडेंट्स होंगे, आप क्या कर रहे हो, किसी से फोन पे बात करो क्लास के अंदर, फॉर एग्जाम्पल किसी से फोन पे बात कर रहे हो, या फिर किसी स्टूडेंट से पास बैठा के पर्सनल कोई बात कर रहे हो, तो बच्चे क्या करेंगे, जो आपके पास बैठा है, इधर उधर जो कहीं भी आगे जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं, वो बैठा है और अपना काम कर रहा है, प्रैक्टिकल वर्क कर रहा है, थ्योरी लिख रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो क्या होगा, एक एक्टिव लिसनर होगा, तो वो आपकी बात सुन लेगा, ठीक है। आपकी बात सुन लेगा और वो उसका ध्यान रहेगा हमेशा कि हाँ ये क्या बात कर रहे हैं। दूसरों की बात सुनना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं ऐसे ऑफिस के अंदर हो, आप अपने वर्कशॉप के अंदर हो, आप एक सेमिनार के अंदर हो, या फिर आप ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको सुनना बेहद जरूरी है, आप अपने घर के अंदर हो, किसी की बुराई
चल रही है तो वो मत सुनो, ठीक है, एक एक्टिव लिसनर मत बनो वहां पे। लेकिन अगर आप ऐसी जगह हो अपने, जैसे मैंने बताया वर्कशॉप के अंदर हो, कॉलेज के अंदर हो, इंस्टीट्यूट के अंदर हो, कहीं भी हो, वहां पे एक्टिव लिसनर होना बहुत जरूरी है। क्या बात चल रही है, किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि जब आप मान लो मीटिंग वगैरह में बैठे हो ना, सबसे बात हो रही होती है, ठीक है, बिल्कुल, मतलब अगर 50 लोग हैं मीटिंग के अंदर तो सबसे बात करेंगे ना मीटिंग के अंदर तो। और कभी भी पूछा जा सकती है, आप अपना मत बताइए। अगर आप वहां एक्टिव लिसनर रही हो, अगर आप अच्छे से नहीं सुन रहे हो ना, तो काम खराब हो जाएगा, जो इंप्रेशन है वो गलत पड़ेगा आपके पोस्ट पे। सो उसके बाद केयरिंग। तो ये जो लीडरशिप ट्रेट्स भी होते हैं ना, एक मतलब इंटरपर्सनल एटीट्यूड के अंदर, तो दूसरों की केयरिंग करना, जो आपके फॉलोवर्स हैं उनकी केयर करना, कि मतलब उनका ध्यान रखना। मान लो आप एक टीचर हो, आप भी एक लीडर हो ना, आप टीचर हो, आप एक इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हो, आप बन जाओगे, ठीक है, अगर आप एडमिशन ले लिया है, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो बन ही जाओगे ना इंस्ट्रक्टर। तो उसके बाद 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, जैसे आप आईटीआई के अंदर जाओगे, इंस्ट्रक्टर बन गए, अब जो आपके स्टूडेंट होंगे 24 26, जितने भी स्टूडेंट होंगे उनकी केयर भी आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि 1 साल तक, जिनकी 1 साल की ट्रेड है, जिनकी 2 साल की ट्रेड है, वो टाइम डिपेंड करता है, तो 2 साल तक आपने उनका ध्यान रखना है बच्चों का। ठीक है, जो स्टूडेंट आने वाले हैं, क्योंकि बच्चे कुछ 14 साल के भी होंगे, कुछ 16 के भी होंगे, कोई 40 के भी होंगे, तो सबकी अपनी अपनी इमोशनल सिचुएशंस होंगी, उनको हैंडल करना आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि जब तक कोई स्टूडेंट कॉलेज में होता है, जब तक कोई स्टूडेंट स्कूल में होता है, उसका ज्यादा ध्यान एक टीचर रखता है उनके पेरेंट्स के बजाय। पेरेंट्स घर में रखते हैं, बिल्कुल सारी चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम बच्चा किसके पास रहता है, ज्यादा टाइम टीचर के पास रहता है। क्योंकि 8 घंटे, 9 घंटे स्कूल हो गया, उसके बाद जो स्टडी करनी होती है, होमवर्क दिया होता है, वो भी स्कूल से रिलेटेड है ना, तो उसके पास वो क्या रहता है, ज्यादा इन्वॉल्व अपने टीचर्स के साथ रहता है, उनसे ज्यादा चीजें सीखता है। तो वही आपको केयर भी करनी होती है अपने स्टूडेंट्स की। ठीक। उसके बाद लीडरशिप, एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए। आप अगर कोई चीज कर रहे हो, ठीक है, एक चीज समझिए, आप आईटीआई के अंदर जा रहे हो, आप इंस्ट्रक्टर बन गए, आप अगर बिना हेलमेट के कॉलेज के अंदर जा रहे हो, आपने कोई हेलमेट नहीं लगाया, बाइक चलाते टाइम, स्कूटी चलाते टाइम, या फिर कोई टू व्हीकल कोई भी हो, आप उसको राइड करते टाइम, अगर आप कॉलेज के अंदर आते टाइम हेलमेट नहीं लगा रहे हो, तो क्या इंप्रेशन जाएगा बच्चों के ऊपर, कि जो हमारा टीचर है वो भी हेलमेट नहीं पहनता, तो हम हेलमेट क्यों लगाएं। और दूसरा एक मैसेज आएगा कि आप पूरा हेलमेट लगा के आ रहे हो, आपने शूज पहने हुए हैं, आपने कभी ऐसा, बच्चों ने आपको कभी नहीं देखा कि आप बिना हेलमेट के ड्राइविंग कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, एक मैसेज आएगा कि हाँ, हमें भी हेलमेट पहनना चाहिए, सर हमेशा हेलमेट पहनते हैं। अगर हमें एक आदर्शवादी टीचर बनना है, एक आदर्शवादी इंसान बनना है जिंदगी के अंदर, तो हमें भी ये सारे जितने भी रूल्स हैं, सेफ्टी रूल्स हो गए, ट्रैफिक रूल्स हो गए, सारे फॉलो करने चाहिए। तो ये सब चीज, अगर आप मान लो क्लास के अंदर बैठे हो, आईटीआई के स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि बात आपके मुंह पे भी बोल देते हैं, ठीक है, अगर आप हेलमेट नहीं लगा के जा रहे और आप वर्कशॉप में कह रहे हो कि बेटा शूज पहन के आया कर, हेलमेट लगा ले, या फिर ग्लव्स पहन लो, पीपी किट पहन लो, ठीक है, आप उनको कहोगे तो वो कहेंगे सर आप खुद पे हेलमेट लगाते हो, नहीं हमें कह रहे हो। तो ये ऐसे चीजें हो जाती हैं। तो आपको हमेशा, जो एक लीडर होता है उसको हमेशा अ, पूरा प्रिपेयर रहना पड़ता है, सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक। उसके बाद मोटिवेशन, मोटिवेट भी आपको बच्चों को करते रहना चाहिए स्टडी के रिगार्डिंग, अगर कोई जिसका मोरल डाउन है उसका मोरल बढ़ाना। ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती ही है इंस्ट्रक्टर, आप सबको पता है। और उसके बाद टीम वर्क, कैसे आपने पूरी क्लास को एक साथ लेके चलना है, बाकी जो आपके कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रही तो उनको कैसे क्लियर कराना, तो ये भी जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन को, among the following trait leadership, social interaction from the leader are described by interpersonal attribute। तो सोशल इंटरेक्शन जो होता है, ठीक है, कि सोशली आप किससे कैसे बात कर रहे हो, तो वो भी इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट में आया। जैसे मैंने आपको बताया, लीडर के बारे में बताया, मैंने बताया एक्टिव लिसनर के बारे में बताया, टीम वर्क के बारे में बताया। तो एक जो ये सारे गुण होते हैं किसमें होते हैं, और आपके इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट के अंदर आते हैं। सोशली किसी से बात करना, बहुत अच्छे से किसी से बातचीत कर पाना। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन बच्चों से हो गया, टीचर से हो गया, या फिर कोई और लोग हो गए, सोसाइटी के लोग हैं, उनसे बात करना, तो ये सब इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट में आएंगे। ठीक। अब इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट में कौन कौन सी चीजें आते हैं वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, आपसे पूछा गया सोशल इंटरेक्शन किस में आएगा, इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट में आएगा। और इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। ठीक। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पर्सनैलिटी,
पर्सनैलिटी, लीडरशिप के अंदर मान लो कोई लीडर है, मैं इंस्ट्रक्टर की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं एक लीडर की बात कर रहा हूँ, तो उसकी पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए। आप देखोगे ना कि जैसे कोई भी नेता लोग है, मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी पर्सनैलिटी कैसे ऐसी है, मतलब सिंपल से कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अब काफी एज हो गई है तो दाढ़ी वाड़ी भी काफी लंबी रखी हुई है उन्होंने, 1 1.5 साल से शेव भी नहीं करवाई है ना। तो पर्सनैलिटी उनकी वैसी है। या फिर कोई भी नेता लोग है, व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहन लेंगे, हाथ जोड़ के फोटो खिंचवाई, पोस्टर छपवा दिए, दिवाली की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, ठीक है, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो ऐसा उनकी पर्सनैलिटी होती है ना। और अगर बात करेंगे तो उनसे पता चल जाता है कि हाँ भैया ये एक लीडर है, ये एक नेता है, ऐसी बातें करता है, ठीक। उसके बाद डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक मतलब लोगों के बीच में रहने वाला। उसके बाद टास्क कंपिटेंस। लीडरशिप क्या होती है? टास्क कंपिटेंस मतलब कोई भी टास्क उसको दो, वो को उसको कंप्लीट करे, उसको कंप्लीट करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि आपने 100 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चन करने हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के लिए, तो आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि वो आप कर सको। आपको मैं दे रहा हूँ कि आपने कल मेरे सामने पढ़ाना है, ठीक है, आपने एक लेसन प्लान तैयार करो, सबके पास क्या करना है, सबने अपना अपना कम से कम 10 10 15 15 मिनट पढ़ाना है, टीच करना है ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो वो आपके अंदर कार्य क्षमता होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो कोई भी जो काम होता है उससे रिलेटेड, वो टास्क कंपिटेंस होनी चाहिए, कार्य क्षमता होनी चाहिए कि वो आप कर सको। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। टू वर्क ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, स्टूडेंट और टीचर शुड बी फ्रॉम। तो देखिए, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए जो स्टूडेंट टीचर है उनको कहाँ से होना चाहिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है? एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे काम करना है, किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से काम करना है। तो स्टूडेंट और टीचर को कहाँ से होना चाहिए? क्या उनको ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए, रूरल एरिया से, अर्बन यानी शहरी क्षेत्र से होना चाहिए, या फिर वो दोनों जगह से ही हो सकते हैं? ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, और क्या आपके हिसाब से इसका आंसर आएगा, और एक्सप्लेनेशन दीजिए कि क्यों इसका ये आंसर आ सकता है। सो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? थर्ड, रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो देखिए, अगर आप इंटरनेट पे वर्क कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, क्योंकि जो इंटरनेट है आज के टाइम में तो हर कहीं अवेलेबल है, आपके गांव में भी चलता है। और एक चीज मैं कहूंगा, इंटरनेट काफी मतलब गाँव में ना शहर से ज्यादा तेज होता है, क्योंकि वहाँ इंटरनेट के यूजर्स होते हैं वो कम होते हैं थोड़े, क्योंकि ज्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं वो इतना इंटरनेट यूज नहीं करते हैं। तो इंटरनेट की स्पीड भी ज्यादा होती है। तो ये चीज मत समझिएगा कि जो आपका शहर है, जो अर्बन एरिया है, उसके अंदर ज्यादा स्पीड होगी, ऐसा कभी नहीं होता है। रूरल एरियाज में ज्यादा स्पीड आपको देखने को मिलेगी, ठीक। क्योंकि 2 3 टावर लगे होते हैं सभी कंपनीज के, अलग अलग कंपनी के टावर लगे, 2 से 3 टावर लगे, और सभी के यूजर्स इतने ज्यादा होते नहीं है। कोई 100 150 250 हो गए, इतने में तो बहुत अच्छी अच्छी स्पीड आती है इंटरनेट की। तो ये सब चीज, तो अगर आपने इंटरनेट पे वर्क करना है, इंटरनेट पे स्टडी करनी है, तो जरूरी नहीं कि आपको शहर से होना चाहिए। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैं एनएसटीआई कर रहा था, जब मैं सीआईटी कोर्स कर रहा था, एनएसटीआई के अंदर मैं था, तब ऑनलाइन जब क्लासेस होती थी, निमी की ओर से क्लासेस होती थी, और हमारे जो एनएसटीआई कॉलेज है उसकी तरफ से पर्सनल क्लासेस भी होती थी। तो एक हमारी स्टूडेंट थी मेरे साथ की, मेरी क्लासमेट थी, वो गांव से थी, और वहां पे थोड़ा इंटरनेट का इश्यू रहता था। एक्चुअली वो यूपी से थी और इंटरनेट का काफी इश्यू था। तो वो क्या करते थे, क्लासेस दोपहर में होती थी, 2 2:30 3 बजे के करीब होती थी, 2 बजे 3 बजे क्लास शुरू होती थी। इंटरनेट का इश्यू था, तो वो जो एक पेड़ होता है, बड़ा सा पेड़ था, उसके ऊपर जाके वो बैठती थी, और उसके ऊपर जाके उसकी फ्रेंड या उसका भाई जो भी हो, उसकी बहन, उसको उससे भी एक ऊंची वाली टहनी पे बिठा देती थी, छतरी लेके, ठीक है। वैसे पेड़ों के नीचे बैठने से उतनी धूप नहीं आती, लेकिन फिर भी कि बारिश वगैरह हो तो पानी वगैरह ना आए, या फिर जो धूप है उतनी ज्यादा ना लगे, अच्छे से दिख पाए। सब ऊपर क्या करेंगे, जैसे क्या करती थी वो, ये आपका पेड़ है, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, देखो, ये टहनी है जिसपे वो खुद बैठी है, ठीक है। और ऊपर एक टहनी है जिसपे अपने भाई को बिठा दिया, अपने फ्रेंड को बिठा देती थी,
यहाँ लगा दी छतरी, और जहां से भी धूप आ रही उस एंगल बिठाती थी, यहाँ बैठ के वो खुद स्टडी करती थी, और यहाँ ऊपर कोई बैठा उसकी हेल्प करने के लिए कि वो स्टडी कर पाए। ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको देख के और भी ज्यादा पढ़ाने का मन करता है टीचर्स का। ठीक है, कि इंटरनेट की समस्या रहती थी, घर के अंदर इतना इंटरनेट आता नहीं था। ठीक है, अच्छे से क्लास हो नहीं पाती थी, तो पेड़ पे चढ़ के, क्योंकि थोड़ा आप जैसे ज्यादा ऊपर जाते हो तो इंटरनेट की कनेक्शन सही आ जाता है, तो पेड़ के ऊपर बैठ के वो स्टडी करती थी। तो यही आप एग्जाम्पल है कि आप भले गांव से हो, भले आप शहर से हो, इंटरनेट पे वर्क करने के लिए, इंटरनेट पे स्टडी करने के लिए वो कोई मैटर नहीं करता कि आप गांव से हैं या शहर से हैं, आप बड़े आसानी से स्टडी कर पाओगे। सो क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज ए डैश विच मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड जॉयफुल। कंप्यूटर एडेड लर्निंग एक क्या है जो टीचिंग को इंटरेस्टिंग और जॉयफुल बनाती है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग क्या होती है जिसके अंदर कंप्यूटर्स को ऐड कर दिया जाए, कंप्यूटर से लर्निंग करवाई जाए, पढ़ाई करवाई जाए। ऑप्शंस है बुक, प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी या टॉय। क्या कंप्यूटर एडेड लर्निंग एक बुक है? क्या कंप्यूटर एडेड लर्निंग एक प्रोग्राम है? क्या कंप्यूटर एडेड लर्निंग एक स्ट्रेटेजी है? या फिर कंप्यूटर एडेड लर्निंग एक टॉय है? तो ये आपने आंसर करना है, क्या इसका राइट आंसर आएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा स्ट्रेटेजी। कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज ए स्ट्रेटेजी विच मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड जॉयफुल। तो कंप्यूटर पे अगर आप बच्चों को वर्क करवाओगे, पढ़ाओगे उनको, या फिर जो आपके लेसन है वो कंप्यूटर में मिलेंगे, तो बच्चे ज्यादा अच्छी चीजों को एंजॉय करेंगे, है ना। क्योंकि जो मान लो 10 साल, 10-12 साल के बच्चे, उनको तो कंप्यूटर हाथ में दे दिया मतलब उनको तो जन्नत दे दी। तो यही सब चीजें कि एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि जिससे बच्चे ज्यादा आसानी से सीख पाए चीजों को और ज्यादा इंटरेस्ट ले पाए। कि देखिए चीजें आसान कब होती है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा आसानी से सीख पाते हैं, चीजें आसान कब होती है जब आपका इंटरेस्ट होता है, जब आप उस चीज के लिए मोटिवेट होते हैं। तो अगर आप बच्चों को इंटरेस्टिंग लगाएंगी, उसको मजा आएगा उस काम करने में, तो वो आसानी से कोई भी चीज सीख जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है बच्चों को पढ़ाने की, स्टूडेंट को टीच करने की। क्वेश्चन नंबर 7, ओवरहेड प्रोजेक्टर आर नॉर्मली यूज इन क्लासरूम विच हैव स्टूडेंट्स स्टैंड अराउंड। तो पूछा गया है जो ओएचवी प्रोजेक्टर है, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है उसको नॉर्मली यूज किया जाता है कि जब बच्चों की स्ट्रेंथ हो, मतलब कितने बच्चे क्लास में होने चाहिए जब आप ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज करो। तो 10, 15, 19 या 35, चार ऑप्शंस आपके पास। जल्दी से अप्लाई कीजिए। कितने अराउंड, अराउंड कहा गया कि कितने के करीब बच्चे होने चाहिए, 35 के आसपास, 35, 36, 34, 30, 32, 40, कितने बच्चे होने चाहिए जब ओवरहेड प्रोजेक्ट का यूज करें। सो तो देखिए बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। मान लो कम बच्चे होंगे, 20 बच्चे क्लास के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आपका व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ आपका डेस्क आ गया, चेयर आ गई, और ये 20 बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये स्टूडेंट की रो है, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ा दोगे ना। मान लो 7 बच्चे भी ऐसे एक कॉलम के अंदर है, एक रो के अंदर 7-7 बच्चे हैं, तो आप उनको बड़ी आसानी से पढ़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपकी क्लासरूम बहुत ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, 3 या 4 आपने यहाँ चेयर लगा दी, ऐसे लाइन लगा दी, उसके बाद बच्चे बहुत पीछे वालों को तो आवाज ही नहीं आएगी, ना ही कुछ उनको दिखाई देगा। तो आप क्या करोगे उसके लिए, कम से कम जब बच्चे 30 या 35 के करीब हो जाए, यानी कि इससे डबल हो जाए, या कितने बैठे हैं, 20 बैठे हैं, 35 हो गए, 40 हो गए, जब क्लास टर्न डबल हो जाए तो आप क्या यूज करोगे, पहले तो माइक भी यूज करोगे, ठीक है। माइक भी यूज करोगे, स्पीकर का यूज करोगे, तो माइक में आप बोल सको और उनकी आवाज भी जाए, क्योंकि आवाज जाना बेहद जरूरी है। और सेकंड, शो करने के लिए आप ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज करोगे। ओवरहेड प्रोजेक्टर पहले यूज किए जाते थे, अभी हम जो आपका प्रोजेक्टर है, सिंपल स्लाइड प्रोजेक्टर है, उसका भी यूज कर सकते हैं, सॉरी स्लाइड प्रोजेक्टर नहीं, जो प्रोजेक्टर होता है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज पहले ऐड पहले यूज की जाती है जब प्रोजेक्टर्स हमारे नहीं हुआ करते थे। प्रोजेक्टर कौन सा, एलईडी प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, ठीक है, जो आप यूज करते हो ना क्लासेस के अंदर, एलईडी और एलसीडी प्रोजेक्टर्स होते हैं। सो ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंदर ट्रांसपेरेंसी यूज की जाती है, ट्रांसपेरेंट शीट बना के उसको रख दिया जाता है,
और वो आपका जो बोर्ड लगा होता है सामने दीवार है उस पे शो हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो ट्रांसपेरेंसी जो है आपको वो खुद को बनानी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि ये एक टीचिंग मटेरियल है और आपके जो पीओटी प्रैक्टिकल है उसके अंदर बेहद जरूरी है, आपको बनानी ही पड़ेगी। आपको हो सकता है कि एलईडी प्रोजेक्टर दे दिया जाए, लेकिन आपको ट्रांसपेरेंसी बनानी है, और ओएचपी जो प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, इसका भी आपको यूज आना चाहिए, कैसे इसका यूज करना है आप इसको भी एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। ठीक। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिलेटेड टू। जो टीचर की जिम्मेवारी है वो किससे संबंधित नहीं है, किससे रिलेटेड नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस है स्टूडेंट एक्सपर्टनेस, एंथुसियास्टिक स्टूडेंट टीचिंग, पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स, या स्टूडेंट क्रिएटिविटी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक टीचर की, अध्यापक की, तो वो आपने रिप्लाई करना है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स, कि बहस में भाग लेना, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है स्टूडेंट्स के प्रति। ठीक है। स्टूडेंट एक्सपर्टनेस, आप देखते हो ना काफी जो कोचिंग क्लासेस होती हैं या फिर जो स्कूल्स होते हैं, कहते हैं भैया हमारे बच्चे तो एक्सपर्ट है, सभी के सभी एक्सपर्ट थे, सभी ने 90+ स्कोर किया है किसी सब्जेक्ट के अंदर, या फिर 10th क्लास में, +2 में, किसी इंस्टीट्यूट में। तो वो अगर बच्चे एक्सपर्ट बन रहे हैं, स्टूडेंट एक्सपर्ट है, तो वो किसकी जिम्मेवारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इंस्ट्रक्टर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट एक्सपर्ट बने। ठीक है। एक्सपर्ट कैसे बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनको मोटिवेट रखना टीचिंग से प्रति, ऐसे ही बच्चों को एक्सपर्ट हम बना सकते हैं। सेकंड था एंथुसियास्टिक टीचिंग स्टूडेंट लर्निंग। तो देखिए एंथुसियास्टिक क्या होता है, उत्साहपूर्ण, कि एक उत्साह जगाए रखना क्लास के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप मरे मरे पढ़ाए जाओ कि हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि जो आपके टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस रिलेट में, अगर आप ऐसे पढ़ाओगे क्लास के अंदर तो स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगेगा, बोर हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है। तो थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए क्लास के अंदर, थोड़ा बहुत लिमिट का, बिल्कुल थोड़ा सा। एक क्लास में एक जोक मार दिया, दो जोक मार दिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो ये सब चीज क्लास के अंदर एंथुसिज्म होना बहुत जरूरी है, उत्साह होना बेहद जरूरी है। ठीक है। जैसे काफी टीचर्स आपके होते हैं ना, क्या इसका आंसर आएगा, आप उसको रिपीट करोगे, फिर क्या कहेंगे मुझे सुनाई नहीं दिया, इसका आंसर बताइए। जैसे अगर मैं मान लो आपसे क्वेश्चन पूछूं कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे रिलेटेड नहीं होती, तो एक ने बोला पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स, तो कहेंगे हाँ सभी रिपीट करो किससे, पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स, क्योंकि आपको स्कूल्स में ऐसे ही बोल बोल के जोर जोर से बुलवा के ही आपको चीजें याद करवाई जाती थी। तो एंथुसिज्म आपको क्रिएट किया जाता था क्लासरूम के अंदर, ताकि आप इंटरेस्ट ले इसको, क्लासरूम जो है वो पूरा एक्टिव रहे, डीएक्टिवेट ना हो जाए, कि बच्चे सो ही ना जाए क्लासरूम के अंदर। ठीक। सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टीचर की वो है पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट, डिबेट के अंदर हिस्सा लेना, बहस के अंदर हिस्सा लेना स्टूडेंट की, सॉरी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन था स्टूडेंट क्रिएटिविटी, स्टूडेंट का क्रिएटिव होना, आर्ट एंड क्राफ्ट में हिस्सा लेना, नई नई चीजें इन्वेंट करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक टीचर की है, एक इंस्ट्रक्टर की है, कि बच्चों को ऐसे बनाना है कि वो भैया एक क्रिएटिव बन जाए, और जो अच्छी अच्छी चीजें, नई नई क्रिएटिविटी वो लेके आते रहे, नई नई चीजें बनाते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच जॉब मेक्स अप्रोच टेक्स वर्कर टू डू डिफरेंट टास्क पीरियडिकली। क्वेश्चन को समझिए। विच जॉब डिजाइन अप्रोच, विच जॉब डिजाइन अप्रोच, कौन सी जॉब डिजाइन अप्रोच है जो वर्कर को कहती है कि जो उसका टास्क है वो चेंज करते हैं। ठीक है। टू डू डिफरेंट टास्क पीरियडिकली, कि अलग अलग टास्क करने, अलग अलग काम करने हैं आपको। तो कौन सी वो जॉब डिजाइन अप्रोच होगी, क्या वो जॉब सिंप्लीफिकेशन होगी, क्या जॉब इनलार्जमेंट होगी, या जॉब रोटेशन होगी, या जॉब इनरिचमेंट होगी। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। ओके। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जॉब रोटेशन।
ठीक। तो जॉब रोटेशन कौन सी जॉब, जॉब डिजाइन अप्रोच कौन सी है, जॉब रोटेशन। तो जॉब रोटेशन में क्या होता है, इसकी टॉप यूज के सर, ठीक है, इसका काम है वो दूसरा बंदा कर रहा है। जैसे बैंक के अंदर है कोई काम, एक बंदे का काम है जो पासबुक है उसको कंप्लीट करके देना, दूसरे का है कैश निकाल के देना। ठीक है, तो वो अपना जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल है कि वो अपना काम बदल रहे हैं। एक टाइम पे जो कैशियर है उसको बाहर कंप्यूटर बिठा बिठा दिया जाएगा कि वो पासबुक कंप्लीट करके दे लोगों की, और जो पासबुक कंप्लीट करके देते हैं उनको कैशियर बनाएगा कि भैया पैसे निकाल के दो। ठीक है, तो ये होती है जॉब रोटेशन, कि इसका काम उसे दे दिया और उसका काम इसे दे दिया, ये आपकी जॉब रोटेशन होती है। तो ये परमानेंट नहीं होती और ये भी नहीं होती कि हमेशा होती रहे। जॉब रोटेशन यही होती है कि एक बंदे को, अगर मान लो कोई प्रोडक्शन लाइन के अंदर है, कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस पता चल जाए कि कैसे चीजें काम करती हैं। या फिर जो एचआर मैनेजर है उनको दूसरा काम दे दिया कोई, ताकि उनको पूरा एक्सपीरियंस हो सके। ठीक है, क्या क्या फायदे होते हैं जॉब रोटेशन के अंदर। वर्सेटाइल एम्प्लॉय, वर्सेटाइल मतलब एक से ज्यादा काम कर सके। जैसे मैंने बताया ना, जॉब रोटेशन होगी, उनको अलग अलग टास्क दिए जाएंगे तो एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ, मुझे क्या किया, मैं ड्राफ्टमैन सिविल का इंस्ट्रक्टर हूँ, मुझे सीएसए में भेज दिया कि आप जाइए और कंप्यूटर के बारे में कुछ बता के आइए। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, सिर्फ एग्जाम्पल है ये, आईटीआई के अंदर जॉब रोटेशन नहीं होती है। तो आपको क्या कर दिया, सीएसए ट्रेड में भेज दिया और कहा कि आप जाके कंप्यूटर पढ़ाइए, या फिर जो ड्राइंग है वो कैसे बनाई वो थोड़ा बहुत बताइए बच्चों को, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताइए या मैथ के बारे में बताइए जो भी आपसे रिलेटेड हो। ठीक है, और जो सीएसए वाला टीचर है उसको ड्राफ्टमैन सिविल में भेज दिया, तो उनको कह दिया कि जाके कंप्यूटर बेसिक सिखा के आओ, ताकि जो बच्चे हैं ड्राफ्टमैन के वो भी कंप्यूटर चला सके अच्छे से। ठीक, तो ये वर्सेटाइल एम्प्लॉयज हो गए, उनकी जॉब रोटेट कर देना। ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग, अब जैसे मैंने बताया कोई आपकी ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब हुआ, कोई कंपनी या प्रोडक्शन के अंदर, तो आपको अगर जॉब रोटेशन होती रहेगी, आपकी दूसरा काम दे दिया एक जॉब छोड़ के, दूसरा टास्क दे दिया, तो आपको पता चलेगा कि पूरा प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर होती हैं, तो वो सब आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद रिडक्शन इन एम्प्लॉय फैटिग। अब मान लो जो थकान होते फैटिग, थकान होती है, एक ही काम कर करके बंदा बोर हो रहा है, कोई मशीन ऑपरेट कर करके बोर हो गया कि अरे भैया थकान हो रही है भैया, मुझसे ये सारा दिन काम नहीं होगा, पूरे महीने एक काम नहीं होगा मेरे से। ठीक है, तो उनको कोई दूसरा काम दे दिया और दूसरे बंदे को वो काम दे दिया, तो ये सब चीज थकान भी कम देती। उसके बाद टेस्टिंग एम्प्लॉय कंपिटेंस। अगर मान लो आप एक बंदे से सारे काम करवा के देख रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ कौन सा किस में एक्सपर्ट है, और ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा सारे काम कर सकता है। अब एक एम्प्लॉय है जो सारे के सारे काम कर सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है, सारे कर सकता है। दूसरा एम्प्लॉय है, वो उसको जो आपने काम दिए वो सारे तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा एक दो काम हो जो नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे हो गया। और कुछ जो होते हैं जो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है, कौन कितना अच्छे से काम कर सकता है। अब एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया एचआर मैनेजर को कोई दूसरा काम दे देना। आपके जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर होते हैं या फिर आपके जो फोरमैन होते हैं आईटीआई के अंदर, वो ऐसे ही तो होते हैं ना। चार ट्रेड है, ड्राफ्टमैन सिविल है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है और वायरमैन है। चार अलग अलग ट्रेड का एक ही क्या है, आपका ग्रुप इंस्ट्रक्टर है। और उसमें जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर है वो ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से है। तो अगर आप जाओगे ड्राफ्टमैन सिविल उनको आपके जीआई के पास या फोरमैन के पास जाओगे, आप कहोगे सर ये चीज मुझे समझा दीजिए, आप है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, और जो आपका जीआई है फोरमैन है वो है कारपेंटर ट्रेड से, तो वो आपको समझा नहीं पाएगा। तो ये जॉब रोटेशन बेहद जरूरी है। जब आप प्रमोशन ले रहे हो तो तब आपको सारी चीज का पता होना चाहिए, सभी को आपको मैनेज करना है। ठीक है, भले पूरा आपको नॉलेज ना हो एक चीज के बारे में, लेकिन अगर मैनेजर है तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक, तो ये जॉब रोटेशन बेहद जरूरी है, जो चीजों को अच्छे से समझने के लिए, वर्सेटाइल होने के लिए, कंपिटेंस पता करने के लिए और फैटिग कम करने के लिए। तो ये होता है आपका जॉब रोटेशन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्कशॉप प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स टूल एंड डिजाइन स्टेप 4। वर्कशॉप प्रैक्टिस इन्वॉल्व टूल्स एंड डिजाइन स्टेप 4, किस किस के लिए डिजाइन स्टेप किए जाते हैं, मेटल वर्क्स के लिए, कारपेंट्री के लिए, या इलेक्ट्रिकल के लिए, या सभी के लिए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी ने आंसर देना है।
तो क्या पूछा गया है, कार्यशाला अभ्यास में वर्कशॉप प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन से टूल कौन कौन सी ट्रेड्स के लिए यूज किए जाते हैं, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो मेटल वर्क के लिए भी होते हैं, कारपेंट्री के लिए भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल के लिए भी होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है क्लास को, तो ज्यादा बोरिंग ना करते हुए क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं और क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो सभी अपने अपने फ्रेंड्स को जो लिंक है क्लास का वो भेजा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लग रहे आपको, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, और मैं कोई पैसे नहीं लेने वाला आपसे कोई भी पढ़ाने के लिए। अगर आप मुझे कहते हो कि आप हमें पर्सनल क्लासेस दीजिए जूम क्लास पे, तो अभी आपको वो क्लासेस नहीं मिलेगी। आपको क्लासेस वो जब 1 महीना 1.5 महीना रह जाएगा आपके CITS एग्जाम का, तब आपको मैं पर्सनल क्लासेस दूंगा। अभी आपकी कोई पर्सनल क्लासेस नहीं चलेंगी, बिल्कुल फ्री है क्लासेस। पूरा टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, तो आपने बस डेली ज्वाइन करना है क्लास को, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई 1 रुपया आपको नहीं देना है। तो सब्सक्राइब करें, और जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं आप उनको शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जितने भी कॉलेज के ग्रुप बने उनके साथ, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को क्लास के लिए भी इनिशिएट किया कीजिए, उनको बताया कीजिए क्लासेस चल रही है। तो ये काम आपने मेरे लिए करना है, आपने अपनी कंपिटेंस के लिए करना है, ठीक है। सो मिलते हैं कल के सेशन में। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और साथ ही साथ एक डाउट था बच्चों को कि CITS की जो वैलिडिटी होती है कितने साल की होती है, या फिर जब वैलिडिटी खत्म हो जाए तो क्या CITS करना बेकार हो जाएगा। तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी ऑलरेडी, तो वो आप देख सकते हो। और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल एग्जाम था CITS का, उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, वो भी आप देख सकते हो कि कैसे आपने मोटिवेशन देना है, ठीक है, मोटिवेट कैसे करना है स्टूडेंट को, और उसके बाद आपने अपने टॉपिक पे कैसे जाना है। प्रैक्टिकल एग्जाम है, NST चेन्नई के अंदर हुआ था, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, रिकॉर्डेड है, लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकल है, एग्जाम के अंदर ही उसको रिकॉर्ड किया गया था। कहीं ऐसे में ऐसा नहीं है कि मतलब सामने किसी को रिकॉर्डिंग के लिए बिठा दिया और वैसे ही अब आपको बता दिया कि ऐसे करना है। क्या कितना आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल जब एग्जाम हो रहा था, अराउंड 90 to 100 स्टूडेंट थे क्लास के अंदर, एग्जामिनर था, प्रैक्टिकल एग्जामिनर था, मेरे दोनों ट्रेनिंग ऑफिसर थे, उनके सामने वो एग्जाम दिया गया है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल दिया गया। तो आपने कैसे उनको मोटिवेशन शुरू करना है, कैसे आपने पहली बात तो घबराना नहीं है, टीचर्स भले बैठे हो, आपको टीचर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, उनकी तरफ देखो ही मत, आपको बच्चों की से बात करनी है, बच्चों की तरफ पढ़ाना है, ठीक। अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछता है ना, आपको ये नहीं कहना कि सर मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, आप समझो कि बच्चों ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आप उसको रिप्लाई कर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर करना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना। तो मिलते हैं कल के सेशन में, बाय बाय।